बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस। तो देखिए, पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि रेडिएशंस किस किस तरह से हमारे लिए ख़तरनाक हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रेडिएशन से हम कौन कौन से फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं, कि जिसमें यही आएंगे बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से रेडिएशंस एमिट होंगी। तो रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि जब हम एक एलिमेंट पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो क्या रेडियो आइसोटोप बन जाता है। उसी एलिमेंट का क्या बन जाता है, रेडियो आइसोटोप बन जाता है। यानी कि ये कोई एलिमेंट्स है, बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन पे हम जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, रेडियो आइसोटोप्स हमें फिर उनसे मिलते हैं। तो इन रेडियो आइसोटोप्स के यूजेस कहाँ कहाँ है, मेडिसिन में इसके यूजेस है, एग्रीकल्चर में यूजेस हैं, साइंटिफिक रिसर्च में इसके यूजेस हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इनके डिस्कस करते हैं कि इन रेडियो आइसोटोप्स को हम किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये जो मैंने प्लांट उठाया हुआ है ये भी उसी डिस्कशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे लेक्चर का हिस्सा है। तो टू स्टडी कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स को हम कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि वो किस तरह से प्रोसीड करते हैं। उसके बाद है टू स्टडी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में किस तरह से जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है वो हो रहे हैं, वो भी हम देख सकते हैं रेडियो आइसोटोप्स की मदद से, ठीक है। और किस तरह से देख सकते हैं वो भी बताते हैं। टू मेजर द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एब्जॉर्ब्ड, कि कितनी किसी प्लांट में फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब हुई हैं ये भी हम पता कर सकते हैं। अब किस तरह से देखिए, हम क्या करते हैं, ये एक प्लांट लिया, ठीक है, और इसको जाहिर हमें इसको फर्टिलाइजर देनी पड़ती है, खाद देनी पड़ती है, ठीक है। तो उस फर्टिलाइजर में फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ क्या है, फर्टिलाइजर है, तो उस फर्टिलाइजर के अंदर हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर रेडियो आइसोटोप्स शामिल कर देते हैं। उसके अंदर क्या कर देते हैं, रेडियो आइसोटोप्स शामिल कर देते हैं। अब ये प्लांट क्या करेगा, उस फर्टिलाइजर को अपटेक करेगा, ठीक है, मतलब इसकी शाखों में से वो इनहेल करेगा फर्टिलाइजर को। तो फर्टिलाइजर के साथ साथ जो मैंने उसमें रेडियो आइसोटोप शामिल किया है वो भी तो इसके अंदर से जाएगा, मतलब इसकी शाखों से, इसकी टहनियों से होकर गुजरता हुआ जाएगा। अब जब रेडियो आइसोटोप भी इसके अंदर से गुजरता हुआ जाएगा तो रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां से क्या करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा, ऐसे ही है। तो कितनी रेडिएशन एमिट कर रहा है ये प्लांट, कितना रेडियो आइसोटोप, कितनी फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब कर रहा है वो हम मालूम कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए, रेडियो आइसोटोप जब इसके अंदर जाएगा, रेडिएशन एमिट करेगा, तो यहाँ पर हमने कोई रेडिएशन डिटेक्टर रखा हुआ होता है। अब वो डिटेक्टर देखेगा कि कहाँ से कितनी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, ठीक है, कहाँ से कितनी रेडिएशन एमिट हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा रेडिएशन से एमिट करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी प्लांट ने कितने फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब किया है, उसको कितनी फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। तो जो फार्मर्स वगैरह होते हैं इस तरह से एक अमाउंट सेट कर लेते हैं कि हमने इतना फर्टिलाइजर इस प्लांट में डालना है, इस फसल में हमने डालना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि टू मेजर द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये था, इसमें किस तरह से हम फर्टिलाइजर में इसको डालकर यूज करते हैं। टू इम्प्रूव द वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस, चिकपी, वीट एंड कॉटन। एक हमारे पास टर्म आती है रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन की, एक हमारे पास टर्म आती है रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन की, जिसमें हम जेनेटिक कुछ चेंजिंग्स लाकर हम क्या करते हैं, जो वैरायटी होती है क्रॉप्स की उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, यानी उसको बेहतर कर सकते हैं। कौन सी क्रॉप्स, राइस की होगी, चिकपी, ठीक है, सफ़ेद चने हो गए, वीट हो गया, कॉटन हो गया, इनकी क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, इनकी वैरायटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, इनको बेटर कर सकते हैं, किसको, रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करके। तो प्लांट्स को मोर रेजिस्टेंस टू डिजीज़ है, मतलब अगर हम फर्टिलाइजर में रेडियो आइसोटोप्स यूज़ कर लें तो जाहिर है उसको भी इनहेल करेंगे, उसको भी अपटेक करेंगे प्लांट्स, फर्टिलाइजर के साथ साथ फर्टिलाइजर को अपटेक करेंगे तो साथ साथ रेडियो आइसोटोप्स भी आएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सी डिजीज़ के साथ वो लड़ सकते हैं, बहुत सी डिजीज़ का सामना वो कर सकते हैं। टू क्योर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कोई पेशेंट जिसको कैंसर वगैरह है, ठीक है, उसका भी हम इलाज कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं वो आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे।
नेक्स्ट आता है ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक क्या होता है? ट्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को खोजना, तलाश करना, ऐसे ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको एज अ ट्रेसर भी यूज करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स को एज अ ट्रेसर भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट हमने लिया, उसमें हमने रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट किया, उस फ्रूट को हमने खा लिया। अब वो फ्रूट जो है वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ से क्या होंगी, वो रेडिएशंस एमिट होंगी उस रेडियो आइसोटोप से। तो फिर से हम डिटेक्टर यहाँ पर रख के देख लेंगे कि रेडियो आइसोटोप कहाँ कहाँ से गुजरा है, ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उससे कितनी रेडिएशन एमिट की हैं। तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, उस रेडियो आइसोटोप्स को क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि रेडियो आइसोटोप जब बॉडी में जाता है तो नॉर्मल आइसोटोप की तरह बिहेव करता है, लेकिन हम इसकी कंसंट्रेशन और इससे कितनी रेडिएशन एमिट की हैं हम वो पता करा सकते हैं कि कहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। नेक्स्ट आते हैं इन एग्रीकल्चर में ये ट्रेसर टेक्निक किस तरह से यूज़ होती है। देखें वही बात आ गई कि हमारे पास अगर ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इसने फर्टिलाइज़र अपटेक की, साथ साथ रेडियो आइसोटोप भी इसके अंदर आए। अब वहाँ से रेडिएशन निकलेंगी जिनको रेडिएशन डिटेक्टर्स के जरिए से हम डिटेक्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल कहीं से रेडिएशन कम निकल रही है, इसका मतलब है वहाँ से प्लांट ख़राब है, कोई ना कोई इसको डिजीज़ है। तो याद रखिए जहाँ पर कोई डिजीज़ होती है, जहाँ पर कोई कैंसरियस सेल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमें रेडिएशन उतनी अच्छी नहीं मिली, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से रेडियो आइसोटोप गुजरेगा वहाँ से रेडिएशन एमिट होंगी और वहाँ से हम रेडिएशन डिटेक्टर रख के तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको ट्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे ट्रेसर टेक्निक भी इसको यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ से रेडियो आइसोटोप गुजर रहा है वहाँ से रेडिएशन एमिट हो रही हैं, तो हम उसको ट्रेस करते जा रहे हैं। इसी तरह हम जो मैलिगेंट टिश्यूज़ होते हैं, जो कैंसरियस सेल्स होते हैं, उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रेसर टेक्निक के ज़रिए से ही, कि हम ऐसे ट्रेस कर रहे हैं। और जाहिर है जो मैलिगेंट टिश्यूज़ होते हैं, जो कैंसरियस सेल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब वहाँ से रेडिएशन जो एमिट वो कम होंगी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से कोई ना कोई कैंसरियस सेल इसमें है। तो इस तरह से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से निकलिए कि ये ट्रेसर टेक्निक के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी रेडियो आइसोटोप का एज अ ट्रेसर भी यूज़ कर सकते हैं। और कौन सा रेडियो आइसोटोप एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं ज़्यादातर? कार्बन 14 है, ठीक है, जिसमें से बीटा रेडिएशन एमिट होती हैं, जिनको हम रेडिएशन डिटेक्टर के जरिए से डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स। ट्रेसर टेक्निक में क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स। अब देखिए शालीमार बाग लाहौर में एक वाक़या हुआ था कि वहाँ पे अंडरग्राउंड जो पाइप्स थे वो क्रैक्स हो गए थे। अब पूरी ज़मीन खोदना पॉसिबल नहीं था कि पूरी ज़मीन खोदी जाए और बीच में से पाइप देखे जाए कहाँ से भाई क्रैक्स हैं। तो जो हमारे पास एटॉमिक एनर्जी की टीम्स हैं उन्होंने क्या किया, बीटा सोर्स उन पाइप में ऐड की। अब बीटा सोर्स पाइप में ऐड की तो जाहिर है वहाँ पर उसमें ऐड की तो क्या हुआ, रेडिएशन एमिट हुई। तो जहाँ पे क्रैक्स होंगे वहाँ से बहुत ज़्यादा रेडिएशन एमिट होंगी, ऐसा ही है। तो कुछ पॉइंट्स हमें मिले कि जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा रेडिएशंस मिली, यानी कि हमें पता चल गया कि पाइप्स में यहाँ पर क्रैक्स मौजूद हैं। तो वहाँ पर जब हमने फिर खुदाई की तो नीचे से क्रैक्स निकल आए। तो यानी कि कहीं पर फॉर एग्जांपल कहीं पर हमने देखना हो कि यहाँ से डैमेज हुआ या नहीं हुआ, आम आँख से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है इंटरनल डैमेज हुआ हो, तो वहाँ पर हम रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे क्रैक्स होगा वहाँ से ज़्यादा रेडिएशन निकलेगी, रेडिएशन डिटेक्टर से हम डिटेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कोई ना कोई क्रैक है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रेडिएशन ज़्यादा मिल रही है। तो हम इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी ट्रेसर टेक्निक के अंदर ही आता है। मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड थेरेपी, तो किस तरह से हम इसमें इसको यूज़ करते हैं मेडिकल में, तो वो चीज़ देखते हैं। टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो सारा हम इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स को इनहेल करके उसको एब्जॉर्ब करके उसको बॉडी के अंदर लेके जाके हाइड्रोजन एंड सोडियम प्रेजेंट इन वाटर एंड फूड आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी। के हाइड्रोजन और सोडियम जो वाटर में होती है, फूड में होती है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं बॉडी में। लेकिन कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि सर्टेन ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो सिर्फ सर्टेन एलिमेंट्स, सर्टेन केमिकल्स ही एब्जॉर्ब करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करते। और यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे किस तरह से, अगर हम थायराइड ग्लैंड का देखें, ठीक है, ये गले के अंदर होते हैं। थायराइड ग्लैंड का अगर हम देखें तो ये सिर्फ रेडियो आयोडीन एब्जॉर्ब करता है,
ठीक हो गया। मतलब रेडियो आयोडीन हमने इसको दिया तो इसने क्या किया, थायराइड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो सर्टेन ऑर्गन्स सिर्फ सर्टेन रेडियो आइसोटोप या सर्टेन केमिकल ही एब्जॉर्ब करते हैं, हर कोई एब्जॉर्ब नहीं करते। अब क्यों ये एब्जॉर्ब करते हैं, देखें अगर हमने देखना है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, गर्दन के अंदर होता है, हमने देखना है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर रेडियो आयोडीन को इंजेक्ट करते हैं। अब उससे क्या होगा, देखिए अगर तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही, वहाँ पर कोई हाइपर ग्लैंड बने हुए हैं, तो क्या होगा, कोई डिजीज ग्लैंड है अंदर, तो वहाँ पर ये जो रेडियो आयोडीन से जो हमारे पास रेडिएशंस हैं, ठीक है, इसमें जो रेडिएशन निकल रही है रेडियो आयोडीन आइसोटोप्स है, तो वहाँ पर रेडिएशन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल है पूरे थायराइड ग्लैंड में, ठीक है, पूरे में 10% रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन कहीं से ये क्या है, डिजीज़ वाला है, थायराइड ग्लैंड कहीं से क्या है, डिजीज़ वाला है, तो वहाँ पर क्या होंगे, 20% रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी। यानी जहाँ पर डिजीज़ वाला ग्लैंड होगा वहाँ पर ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड सही से वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, जिसको हम फिर बाद में कहते हैं, पंजाबी में पता नहीं कि उर्दू में कहते हैं कि गिल्लड़ हो गया है, ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो थायराइड ग्लैंड में कौन सी चीज़ रेडियो आयोडीन एब्जॉर्ब करते हैं, थायराइड ग्लैंड। उसके बाद बोन्स एब्जॉर्ब करती हैं फास्फोरस को, बोन्स क्या एब्जॉर्ब करती हैं, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करती हैं। लीवर कोबाल्ट को एब्जॉर्ब करता है, और ब्लड सर्कुलेशन चेक करने के लिए कि सही से हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम 24, ठीक है, तो ये रेडियो आइसोटोप्स हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। कैंसरियस सेल एब्जॉर्ब मोर रेडिएशंस, जो भी कैंसरियस सेल होंगे हमारी बॉडी में वो रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो एक और चीज़ है कि अगर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आती है एक आयोडीन 131। आयोडीन 131 क्या करते हैं कि जब हम थायराइड ग्लैंड में मारते हैं तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो वो क्या कर देती है, उस डिजीज़ शुदा थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय भी ये कर सकती है। मतलब आयोडीन हम थायराइड ग्लैंड के इलाज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आती है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी क्या होती है, गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट। अब क्या होता है कि कोबाल्ट 60 से गैमा रेज की सोर्स है, इसमें क्या होती है, गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं, तो जहाँ पर वो कैंसरियस सेल होता है वहाँ पर हम इन गैमा रेज को फॉल करवाते हैं, और क्या होता है, और ये कोबाल्ट 60 क्या है, एक रेडियो आइसोटोप है, तो वो गैमा रेज उस कैंसरियस सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यानी इस तरह से हम रेडियो आइसोटोप को यूज़ करके कैंसरियस सेल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि एक फिक्स्ड अमाउंट में ये गैमा रेज पड़नी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो जो साथ वाले सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको भी ये डैमेज करेंगी, ठीक हो गया। एक तो कैंसरियस सेल्स को डैमेज करेंगे, एक साथ वाले सेल्स को भी डैमेज करेंगी। उसके बाद है रेडियो आयोडीन 131 टू क्योर थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर को हम किससे ख़त्म करते हैं, रेडियो आयोडीन 131 से हम इसको ख़त्म करते हैं, इसको यूज़ करके हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, वही गिलर्ड सा हो जाता है जो। उसके बाद है फॉर स्किन कैंसर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90। तो ये वाले हम रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं स्किन कैंसर को ख़त्म करने के लिए। तो ये थे इसके मेडिकल एंड थेरेपी यूजेस वर्क, ठीक है, मेडिकल एंड थेरेपी में इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का हमारे पास क्या मतलब होता है कि अगर मतलब हम इसे क्या करते हैं, इंटरनल इमेजेस लेते हैं बॉडी के मखसूस पार्ट्स की क्या करते हैं, इंटरनल इमेजेस लेते हैं, जहाँ से हमें पता चल जाता है कि कोई कैंसरस सेल है या नहीं है। अब किस तरह से इंटरनल इमेजेस लेते हैं, हम क्या करते हैं कि गैमा रेस को, फॉर एग्जांपल ब्रेन को हमने रेडियोथेरेपी करनी है इसकी, ठीक है, ब्रेन की रेडियोग्राफी करनी है, तो हम क्या करते हैं, गैमा रेस को यहाँ से इंसर्ट करते हैं इसमें, यानी गैमा रेस को अंदर दाखिल करते हैं ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज डिटेक्टर्स लगे होते हैं, वो इमेज डिटेक्टर क्या करेंगे, ब्रेन की इंटरनल इमेज से बनाएंगे। अब वो इमेज डिटेक्टर कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाते हैं, और वो कंप्यूटर में हमें एक इंटरनल इमेज ब्रेन की नज़र आती है, जिससे हम अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह है तो वो आसानी के साथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई ट्यूमर होगा तो वो सबसे ज़्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा। मैंने कहा था ना, जहाँ भी कैंसर या ट्यूमर्स वगैरह होगा वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा।
तो ये होती है हमारे पास रेडियोग्राफी। अब अगर बॉडी में कहीं पर लोकेट है गैमा एमिटिंग आइसोटोप, तो जाहिर है उसमें से गैमा रेडिएशंस निकलेंगी, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं गैमा कैमरा के जरिए से। ठीक है, तो गैमा कैमरा भी हमारे पास इमेजिंग के लिए यूज किया जा सकता है, तो ये भी इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रेडियो आइसोटोप्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, कि जब किसी एलिमेंट पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो रेडियो आइसोटोप बन जाते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट के रेडियो आइसोटोप बन जाते हैं। उसके यूजेस क्या है, हम इसको प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको जो है वो एनिमल्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कितनी फर्टिलाइज़र किसी प्लांट ने टेक की है, अब टेक की है, हम वो मालूम कर सकते हैं इसके ज़रिए से। उसके बाद जो क्रॉप्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन सी होगी, जैसे राइस हो गए, चिकपी हो गया, वीट हो गया, कॉटन वगैरह हो गया। कैंसर को हम ख़त्म कर सकते हैं रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए से। उसके बाद ट्रेसर टेक्निक में हमने मेडिकल इसकी पढ़ी है। उसके बाद एग्रीकल्चर में पढ़ा है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स के हम किस तरह से किसी फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड थेरेपी में हमने क्या पढ़ा है कि हम डिफरेंट ऑर्गन्स, कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो स्पेसिफिक, जो हमारे पास केमिकल्स हैं जो रेडियो आइसोटोप है वो एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें हमने देखा अक्सर ये एमसीक्यूज में आ जाता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कौन सा एब्जॉर्ब करता है, रेडियो आयोडीन एब्जॉर्ब करता है। बोन्स फास्फोरस एब्जॉर्ब करती है। लीवर कोबाल्ट एब्जॉर्ब करता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए को चेक करने के लिए हम सोडियम 24 यूज़ करते हैं। कैंसरस सेल एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद रेडियोथेरेपी में गैमा रेज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, गैमा रेज को एक फिक्स पॉइंट पर किसी कैंसरस सेल पे हम मारते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रेडियो आयोडीन 131 थायराइड कैंसर के इलाज के लिए हम यूज़ करते हैं। स्किन कैंसर के इलाज के लिए फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 यूज़ करते हैं। उसके बाद रेडियोग्राफी किसी बॉडी किसी पार्ट की इंटरनल इमेज हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अगर उस पार्ट में कोई ट्यूमर वगैरह हो तो वो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।